फोरम में सावधानी क्या बरतनी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। उनकी तो सोचो, जिन माँ बापों ने आपने अपनी आंखों में सपने देख रखे हैं आपके लिए, उन सपनों को पूरा करो। ये देखो दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी कैसी कैसी परिस्थितियां आ रही हैं। ध्यान रखना, तो ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है आपके पास, जी जान लगा दीजिए दोस्तों। तमसो मा ज्योतिर्गमय। कुछ कर गुजरने की इच्छा रखने वाले इंसान के सामने इस दुनिया में कोई भी असंभव कार्य नहीं है दोस्तों। मैं मुकेश कुमार शर्मा, आज हम बात करेंगे रीट 2021 में एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी हम प्लानिंग, रणनीति और उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं आपको वो सभी अनुभव और मेरे जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा है कि इंसान इस दुनिया में अगर चाहे, ठान ले, तो वो ऐसा कोई कार्य नहीं है दुनिया के अंदर जो उसे वो ना कर सके। दोस्तों, मैं आपको वो चीज़ें सब बताने वाला हूं कि आप रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें तैयारी किस तरीके से आपको करनी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किसे छोड़ना चाहिए, किसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज वो घड़ी आ चुकी है। आपको पता है, रीट की घोषणा हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर चुके हैं कि 25 अप्रैल को रीट की एग्ज़ाम होने वाली है। तो ये पक्का समझिए, 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होगी ही। अब बात आती है कि एग्ज़ाम होगी 25 अप्रैल को, समय कितना बचा है अपने पास। तो दोस्तों, समय क्या बचा है आपके पास, मैं तो मानता हूँ 100 दिन आपके पास बचे हैं। 20 दिन को आप छोड़ दीजिए, 20 दिन के अंदर तो मान लीजिए कि आपका रिवीजन या लास्ट टाइम रहेगा, उसमें इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन आपके पास 100 दिन का समय है दोस्तों। इन 100 दिनों के अंदर आपको किस प्लानिंग के तहत तैयारी करनी है दोस्तों, यही सब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अब देखिए दोस्तों, पढ़ना क्या है, आपको क्या छोड़ना है। मेन बात आती है कि स्टूडेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी आईक्यू लेवल भी अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, जो पहली बार आप रीट एग्ज़ाम में अटेंड करेंगे, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2-2, 3-3 रीट एग्ज़ाम दे चुके हैं दोस्तों। फ़र्क इतना है, कुछ की तैयारी है, कुछ की तैयारी नहीं है। नए हैं, उनके सामने जोश और जुनून है, नए बच्चों के पास जोश है। पुराने बच्चों के पास अभी वो क्या है, कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कुछ तैयारियां भी कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको इन सभी स्टूडेंटों को मद्देनज़र रख के आपको रीट की तैयारी करनी है दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो रीट एग्ज़ाम है, ये रीट एग्ज़ाम के अंदर आपको पहली बात तो आपका उनको सिलेबस, पाठ्यक्रम आपको पता होना चाहिए। रीट का जो टोटल पाठ्यक्रम है वो किस तरीके से दिया हुआ है, लेवल का आपको ध्यान रखना है कि कौन से लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड के टीचर जो हम बनने जा रहे हैं, तो उसी लेवल से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। अब बात आती है कि हमें किस तरीके से, तो प्रीवियस पेपर उठाइए, 2018 रीट 2018 का पेपर लो, पहले का ले लो, उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उन क्वेश्चनों को मद्देनज़र रखकर आपको तैयारी करनी है। पहली बात, 2018 के अंदर जो एग्ज़ाम लगी थी उसकी नोडल एजेंसी थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और अब जो एग्ज़ाम लग रही है उसकी भी नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एग्ज़ाम लेती है उसमें पारदर्शिता और स्पष्टता ज़्यादा होती है, ऐसे कंफ्यूज वाले कोई क्वेश्चन नहीं डालते हैं। दूसरी बात, बोर्ड RBSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उनमें से अधिकतर जो क्वेश्चन हैं वो उन्हीं में से आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग समझिए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है दोस्तों। देखिए, एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, फॉर्म भरने में नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, एक बात हमेशा मेरी सलाह है आपको, आपके बहुत काम आएगी, ये ध्यान रखना। पहली बात तो कुछ दिनों बाद में, 2, 4, 5, 10 दिन बाद में विज्ञप्ति जारी होने वाली है। विज्ञप्ति जारी होगी, आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने में बहुत सावधानी रखनी है। पहली बात तो आपको सबसे पहले फॉर्म में सावधानी क्या बरतनी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। और ये भी ध्यान रखना, फॉर्म भरने पर ही 10 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है दोस्तों। अनभिज्ञता के अंदर अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो समझ लेना कि वहाँ 10 नंबर का नुकसान होने के चांस हैं। अब वो 10 नंबर के नुकसान कहाँ होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों,
सबसे पहले सेकंड लेवल 2 वालों के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट लेवल में बताऊँगा। लेवल 2 वालों को क्या करना है, सिस्टम होता है भाषा फर्स्ट, एक आती है भाषा सेकंड, और एक पार्ट आता है मनोविज्ञान, और फिर आता है आपका जो भी सब्जेक्ट है, विषय है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, फर्स्ट भाषा आप कोई भी ले सकते हैं, सेकंड भाषा आप कोई भी ले सकते हैं, मनोविज्ञान सबके फिक्स है 30 नंबर की आएगी तो वो 30 नंबर की ही आएगी, ये भी 30 नंबर की आएगी तो ये भी 30 नंबर, और इसके भी 30 नंबर, इसके हैं 60 नंबर लेवल 2 के अंदर दोस्तों। अब होता क्या है इसके अंदर, भाषा फर्स्ट में सभी भाषाओं में से एक भाषा लेनी है, भाषा सेकंड में भी सभी भाषाओं में से एक भाषा लेनी है, लेकिन ध्यान क्या रखना है दोस्तों, जिस भाषा के ऊपर आपकी सबसे ज़्यादा कमांड है, अच्छी तरह आपको समझ में आ रही है, उस भाषा को आपको लेना है सेकंड भाषा में, यानी कि इसका कठिनता स्तर ज़्यादा होता है, ये कठिन आती है इसकी बजाय, फर्स्ट भाषा की बजाय। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आपकी जो भाषा में पकड़ कम है या वीक है, कमज़ोर है, तो उस भाषा को आपको लेना है इसमें। दो भाषाओं में से दोनों भाषाएं लेनी पड़ेंगी, फर्स्ट भाषा सेकंड भाषा, लेकिन यहाँ पे कठिनता स्तर उसका थोड़ा कम आता है, इसलिए नंबर आने के ज़्यादा चांस होते हैं दोस्तों। कई बार भूल के अंदर फॉर्म भरने में जल्दीबाजी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं या जानते नहीं हैं, मतलब बिना जानकारी की वजह से, बिना नॉलेज की वजह से वो लोग जो अच्छी तरह जो भाषा आती है उसको तो ले लेते हैं फर्स्ट में, और जो कठिन भाषा होती है उसको सेकंड में। 10 नंबर का सीधा ये मान लो कि वो उड़ गए आपके, सीधी सी बात है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है फॉर्म अप्लाई करो तब, कि फर्स्ट भाषा में जो कमज़ोर है आपकी वो फर्स्ट में लेना है, उसका कठिनता स्तर कम है, जबकि सेकंड भाषा में जिसमें आपकी अच्छी कमांड है वो लेनी है दोस्तों। दूसरी बात आपको इसी से संबंधित और बता देता हूँ, यहाँ मनोविज्ञान 30 नंबर और एक जो भी आपका विषय है, सब्जेक्ट है, वो 60 नंबर का होता है। तो विषय विशेषज्ञ तो आप होते ही हैं, विषय के अंदर तो आपको तैयारी करनी ही करनी है। दूसरी बात आती है कि भाषा फर्स्ट जो है, इसमें 30 क्वेश्चनों के अंदर तो 15 क्वेश्चन तो आपके मेथड के हैं, इसमें भी 15 क्वेश्चन आपके मेथड के हैं, और बाकी इसमें भी 15 नंबर मेथड के हैं। तो दोस्तों मेथड सबसे बहुत काफ़ी वेटेज रखते हैं, और इनकी ही तैयारी ये समझ लो आपको चयन तक पहुंचाएगी, ये दोस्तों ध्यान रखना। बाकी तो इन दोनों में व्याकरण से संबंधित टॉपिक आते हैं, तो व्याकरण में तो लगभग सब बच्चे, अच्छा ईजी टाइप में पूछता है तो उनको लगभग सब कवर कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन बच्चों में अगर फ़र्क होता है तो, या डिफरेंट जो उनमें गैप होगा वो इन क्वेश्चनों के अंदर होगा। ये इंप्लीमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और इनको बहुत सोच समझकर आंसर देना होता है। जहां आप जो बहुत अच्छी तरह से जो तैयारी की है मेथड्स वगैरह के बच्चों को, छोटे बच्चों को, या फिर कोई टीचर है जो ऑलरेडी पहले से पढ़ाया हुआ है या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकता है दोस्तों। तो इसमें आपको सबसे थोड़ा सा विशेष टाइम देना है आपको मेथड के अंदर। दूसरी बात आती है मनोविज्ञान को आप बेशक कंटिन्यू आपको तैयारी करनी है, इसमें गैप नहीं देना है, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं, तो उनको बार बार रिवीजन करना है, पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझकर पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। आप मनोविज्ञान के अंदर कवर कर लेंगे। अब आती है विषय की बात। विषय में 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो मेथड से संबंधित आते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपके विषय से संबंधित आएंगे। अब विषय से संबंधित क्वेश्चन कहाँ से आते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। मैंने इसी तरीके से तैयारी की थी, मैंने गाइड, मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, मैंने गाइड खरीद भी ली थी, लेकिन गाइड में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने अभी देखा है मेरी लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे गाइड वगैरह ये पढ़ रहे हैं। तो विषय से संबंधित गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, उसके क्वेश्चन उठा के देखो कहाँ से पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, ये एक विशेष ध्यान रखना, यानी उस पेपर का अच्छी तरह से विश्लेषण बार बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिक आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कौन से स्तर के पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात ये तो हुई अपने फॉर्म भरने की और किस तरीके से भरना है, 10 नंबर का फ़र्क होगा दोस्तों, ये इस ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब बात आती है तैयारी की, तो तैयारी किस तरीके से करना है वो मैं बता देता हूँ। तैयारी कैसे करोगे, देखिए भाषा फर्स्ट के लिए भाषा की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो हिंदी लो, संस्कृत लो या इंग्लिश लो, कैसे भी हो भाषा में आपकी थोड़ी बहुत पकड़ होनी चाहिए। दूसरी बात आपको हिंदी के लिए, अब मैं बता देता हूँ, हिंदी भाषा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हिंदी में 9 से 12 तक की एक व्याकरण से संबंधित
व्याकरण से संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक पुस्तक चलती है, उस पुस्तक को ले लेना और उसको अच्छी तरह जो टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं फर्स्ट भाषा के अंतर्गत उनको आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दूसरी बात, इनका जो मेथड है, सेकेंड लैंग्वेज जैसे हिंदी संस्कृत है तो संस्कृत की आप साफल्यम की, देखो मैं जहाँ तक समझता हूँ साफल्यम की गाइड बहुत अच्छी गाइड है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो या फिर थर्ड ग्रेड के लिए हो, बहुत अच्छे से बता रखा है। तो आप उनको लेना है। उन्हीं के अंदर आप में मेथड आएंगे। मेथड को बहुत सोच समझकर अपने आप को एक टीचर मानकर और सामने जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं ऐसा समझकर आपको इनके मेथड पढ़ने हैं, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और दूसरी बात, विषय मनोविज्ञान आपको कैसे पढ़ना है, मनोविज्ञान को बार बार रिवीजन करना है दोस्तों, और इम्प्लीमेंट अब से पहले जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को बार बार आपको निकालना है। और ध्यान रखना, क्वेश्चनों को जब निकालो, मैंने सिकवाल के लिए बोला था, सिकवाल की एक विशेषता है कि सिकवाल की जो मनोविज्ञान की बुक है उसके पीछे है ना हर इकाई के बहुत सारे क्वेश्चन 150, 200, 300, 500 क्वेश्चन दे रखे हैं। उन क्वेश्चनों को आपको बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है दोस्तों, एक बार तो थ्योरी उसकी बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, हर इकाई वाइज, हर एक इकाई को नंबर लो, एक इकाई को चाहे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, मतलब जब आपके ऊपर है वो तो कब कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसकी थ्योरी अच्छी तरह समझकर पढ़ना है। फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन करने हैं। अब से पहले जितने भी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सिकवाल की बुक में दिए हुए हैं, आसानी से आप उसको पढ़ सकते हो। दूसरी बात, उन क्वेश्चनों को पढ़ते समय जो 4 ऑप्शन आते हैं, चारों का विश्लेषण आपको करना है। चाहे समय आपको ज़रूर लगेगा, उसमें समय लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर ऑप्शन के अंदर आपको विश्लेषण करना है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो मनोविज्ञान बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। दोनों भाषाएं आपकी उसी तरीके से क्लियर होंगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपको विशेष तौर से ये लाकर देखना है। अब बात आती है विषय विशेष से। विषय आपका अगर सामाजिक विज्ञान है, मेरा सामाजिक विज्ञान था दोस्तों, और मैंने किस तरीके से पढ़ा था सामाजिक विज्ञान। कई स्टूडेंट्स से बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर नोट्स मिल जाएं तो नोट्स दे दो सर, ये सर नोट्स। दोस्तों मैं पहले वीडियो में मैं कह चुका हूँ, नोट्स आपके खुद के बनाओ, दूसरे के बने बनाए नोट्स मत लो दोस्तों। क्यों, थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है। देखिए, नोट्स बनाने का मैंने तरीका आपको बताया था। नोट्स कैसे बनाना है सामाजिक विज्ञान का बता देता हूँ कि सामाजिक विज्ञान के अंदर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हर इकाई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में ऐसे की ऐसे इकाइयों के नाम हैं, वैसे की वैसे सिलेबस में नाम है, तो उन्हीं इकाइयों से संबंधित कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, उनके अंदर अगर वो टॉपिक है तो उनके सारे नोट्स आप एक जगह कर लीजिए। रिविज़न करने में बहुत आसानी होगी। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ना है आपको, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना है दोस्तों। पढ़ना क्या है, आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब ले लीजिए। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें तो पढ़नी है। अभी जो विज्ञप्ति जारी होगी उसमें एक विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर उसका पाठ्यक्रम चेंज होता है और सिलेबस के अंदर कोई पॉइंट चेंज होता है तो वो NCERT की बुकों में से अगर वो पॉइंट आते हैं इकाइयों के तो आपको NCERT की बुक पढ़नी है। अन्यथा अगर जो पूर्व निर्धारित था अगर वो सिलेबस है तो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो अब से पहले की जो किताबें चलती थी हर क्लास के अंदर, उन्हीं किताबों के अंदर वो सारी इकाइयाँ ऐसे के ऐसे आपको मिल जाएंगी दोस्तों। ये विशेष ध्यान रखना है। कई बार बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके पूछा था कि सर हम NCERT की पढ़ें या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पढ़ें, तो ये मैं आप क्लियर कर देता हूं कि जब तक विज्ञप्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब तक आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ही पुस्तकों में से जो इकाइयाँ हैं, जो पॉइंट हैं, वो वहीं से आपको पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और अगर वो NCERT की बुकों में से कोई पॉइंट उठा के देते हैं, क्योंकि अभी तो अब की बार ही तो लगा है इनमें NCERT अधिकतर जो चेंजिंग हुई हैं बुकें, तो उनमें अगर विज्ञप्ति के अंदर पाठ्यक्रम चेंज करके देता है तो आपको NCERT की पढ़नी है। और अगर चेंज नहीं करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पहले वाला ही अगर से पाठ्यक्रम रहता है तो आपको सेम पहले वाला ही आपको तैयार करना है। गाइडों के अंदर पहले वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं, सारे आंकड़े डेटा वगैरह वो के वही है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। दो बात बताई है मैंने आपको दोस्तों, आगे आपके काम आएगा। एक तो फॉर्म भरते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट लैंग्वेज में मेरे मतलब कौन सी लैंग्वेज लेनी है, और सेकंड लैंग्वेज में जो आपके
जो ईजी है वो लैंग्वेज लेनी है। दूसरी ये ध्यान रखना है कि विज्ञप्ति जारी होने पर अगर सिलेबस चेंज हो रहा है, पाठ्यक्रम चेंज हो रहा है, तो वो किसके अकॉर्डिंग है वहाँ से पॉइंट उठा लेना दोस्तों, और वहाँ के नोट्स बनाना शुरू कर दो। सामाजिक विज्ञान की मैं बात कर रहा था, सामाजिक विज्ञान की 6 से लेकर 12 तक की, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, भूगोल, तो उनकी किताब में से जो पॉइंट आपकी, जैसे 1857 की क्रांति आ गया, अब 1857 की क्रांति से संबंधित 8th क्लास में भी कहा गया है, 9th में भी कहा गया है, 10th में भी कहा गया है, और 11th और 12th की जो हिस्ट्री है उसके अंदर भी कहा गया है। तो आपको सभी को खंगालना पड़ेगा उनमें से, यानी कोई पॉइंट छूट नहीं जाए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में से नहीं छूट जाए, ये ध्यान रखना। उनमें जो आपको याद है उनको छोड़ सकते हैं, जो याद नहीं है उनको आप नोट्स के रूप में उतार सकते हैं और बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा ही मैंने किया है दोस्तों, और मेरे 125 नंबर आपके सामने है, सर्टिफिकेट 125 नंबर आए थे, यानी कि 60 क्वेश्चनों में से 57 क्वेश्चन मेरे सही थे इस सामाजिक विज्ञान में। तो दोस्तों मैंने और कुछ नहीं पढ़ा था। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं स्कूलों में जो पढ़ाता था वो अनुभव मेरे साथ था दोस्तों, तो आपको थोड़ी अलग मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात आती है विषय से संबंधित हो गया फर्स्ट लेवल के अंदर अपने फर्स्ट भाषा, सेकंड भाषा और मनोविज्ञान, यहाँ तक का अपने जो लेवल 1 है L1, वो ये 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम है, ध्यान रखना दोस्तों, लगभग सेम है। तो उसी प्रकार से आपको इनको फॉर्म भरते समय भी ध्यान रखना है और तैयारी भी उसी प्रकार से करनी है। रही बात ये 60 क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ पे पर्यावरण और मैथ साइंस जो भी हैं वो आएंगे, तो उनकी भी तैयारी आपको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करना है, स्तर के अनुसार करना है। स्टैंडर्ड क्या रहेगा आपका, यानी कि 6 क्लास से लेकर 10th क्लास की कठिनता स्तर रहता है यहाँ पे, और लेवल 2 के अंदर कठिनता स्तर रहता है 12th क्लास तक। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, 12th क्लास वाली बुकों को भी आप तैयारी में शामिल करना है, लेवल 2 वालों को, जबकि लेवल 1 वालों को 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का कठिनता स्तर है। तो जैसे संस्कृत लो चाहे हिंदी लो, तो 10th स्तर तक की कठिनता स्तर जो होता है 10th में किस लेवल की पढ़ाई होती है उस तरीके से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। तो ये था अपना फॉर्म भरने का और तैयारी करने का एक रूपरेखा आपके सामने है। इसी रूपरेखा के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। फालतू इधर उधर की चीज़ें, अनावश्यक नोट्स, अनावश्यक आपको वो नहीं, गाइडें वगैरह नहीं लानी है, बस अपना ध्यान फोकस करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मैं बात बता देता हूँ मैंने तैयारी कैसे की थी। अब बात आती है कि दिन अपने पास समय कितना बचा है, तो दोस्तों आपके पास मात्र 100 दिन बचे हैं, आपके पास 100 दिन। और दोस्तों मैं रियल बता रहा हूँ, मैंने भी लगभग 80 दिन के आसपास हमने तैयारी की थी, 80 दिन में। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और बताता हूँ, तैयारी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने खुद ने महसूस तब किया था जब ये रीट की जो 2018 में जो तैयारी की थी, उस तैयारी में मैंने ये महसूस किया था कि रियल में तैयारी इसी तरीके से की जाती है। उससे पहले तो मैं भी हवा में उड़ रहा था, और जैसे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और चले गए, एग्ज़ाम दे दिए, कैसे नंबर आता है यार। दोस्तों मैंने कहा ना, मैंने जो ये रीट 2018 की जो तैयारी की थी उसमें रियल में हमने ये महसूस किया था कि वास्तव में तैयारी ऐसे होती है दोस्तों। रात में सपने में भी जब सो जाते थे ना तो भी किताबें चलती थी दोस्तों। ये आज मैं अब मेरा रहस्य बता रहा हूँ आपको कि हमने जो महसूस किया है वो चीज़ें आपके सामने रख रखा हूँ। तो 100 दिन है, अब मान लेते हैं आपके पास 100 दिन है। 100 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है, बिल्कुल पागल हो जाना है, बिल्कुल पागल हो जाना है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, हमने पूरे प्राणों से यानी पूरा फोकस एक ही जगह किया था, तैयारी के अंदर ही, यानी 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा कोई पता ही नहीं था। मतलब इस तरीके से हमने तैयारी की थी। शुरुआत में हम मतलब थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर आई थी, उसके बाद तो ऐसा रूटीन हो गया था कि किताबों से इतना लगाव हो गया था कि हमें पता ही नहीं चल रहा। मतलब हम इतनी बोरियत कहीं कहते हैं कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर आता है, नींद आती है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता। 5, 7, 10 दिन, लास्ट 10 दिन तक आप अगर एक समय सारणी बनाकर, टाइम टेबल बनाकर, अगर आप एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, हम 2-2 घंटे देते शुरू के अंदर, 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट को देकर हमने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग समय के जो टाइम टेबल बनाया था उसके अनुसार अपने ढालने की कोशिश की। 10 दिन में तो हम पूर्ण रूप से तैयार हो गए थे, और 10 दिन बाद में तो हमारा ऐसा रूटीन बना था कि एक सब्जेक्ट को हम 3-3, 2.5-2.5, 3-3 घंटे पढ़ लेते थे, और पढ़ने में भी ऐसी रुचि हो गई थी। देखो पढ़ाई का तरीका आप भी जानते हो, सब जानते हैं, अलग अलग होता है। एक तो दिखावटी होता है, दिखावटी नहीं दोस्तों, पूरे अंतर आत्मा से, अंदर के पूरे
प्राणों से आप अगर मेहनत करोगे तो दोस्तों मेरी गारंटी है, विथ चैलेंज है कि आप सफल होंगे, 100% सफल होंगे। ये पूरे प्राणों से उठी हुई प्रार्थना होती है, वो ईश्वर ज़रूर सुनता है, ये ध्यान रखना। तो आप भी अपना पूरा जोर शोर और जो सब कुछ छोड़ दो दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चारों तरफ हर मतलब दोनों हाथों में लड्डू रखने के प्रयत्न करते हैं, वो दोस्तों सफल नहीं हो पाएंगे ऐसे दोस्त, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। पहली बात, अच्छा हाँ, कंपटीशन हार्ड है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ही सुनहरा अवसर है दोस्तों आपके लिए, बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर कोई रीट की भर्ती आएगी या नेक्स्ट 3rd ग्रेड की भर्ती आती है तो उसमें नई शिक्षा नीति जो है वो लागू होगी और इसकी कठिनता स्तर और ज़्यादा बढ़ेगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है आपके पास, जी जान लगा दीजिए दोस्तों। ऐसा जोश और जुनून के साथ आप तैयारी कीजिए कि अब की बार मेरे को ये रीट पार करना है, चाहे कुछ भी हो, सिलेक्शन लेना है, ऐसा सोच कर आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है दोस्तों। तो 100% आप सफल होंगे, मैं विद चैलेंज आपको कह रहा हूं, आप 100% सफल होंगे। लेकिन वो अंतर आत्मा की आवाज़ होनी चाहिए, ऐसी बनावटी नहीं, अंतर आत्मा की आवाज़, प्रेरित होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, तत्पर हो जाना चाहिए, नहीं है तो भी हो जाना चाहिए। अरे देखो दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी कैसी कैसी परिस्थितियाँ आ रही हैं। मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ दोस्तों कि आप यार अपना जीवन संवारने में अगर लापरवाही कर सकते हो तो फिर दूसरे की तो क्या आस कर सकते हो कि दूसरे की आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आप खुद की करो ना, एक बार खुद की करके तो देखो, खुद के लिए तो इतना प्रयत्न करके देखो, पूरे मतलब बहुत मेहनत करके आपको सक्सेस होना है, बहुत हार्ड वर्क करना है आपको। और हार्ड वर्क का मतलब ऐसे नहीं है कोई कि कुदाल चलाना है, ऐसा भी नहीं करना है। हार्ड वर्क सिर्फ पढ़ाई करनी है आपको, थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी, परिवार से भी दूरी बनानी पड़ेगी, अपने मित्र दोस्त यार दोस्त जो भी हैं उनको छोड़ दो दोस्तों। मेरा कहना तो यही है कि अगर आप पूरे प्राणों से अगर मेहनत करके तैयारी करेंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ ऐसे ही 3 महीने भी नहीं तैयारी की थी मैंने दोस्तों, 80 दिन मात्र हम तीनों मित्रों ने तैयारी की थी। और दोस्तों उसमें मैंने महसूस किया कि रियल में अगर ऐसी तैयारी हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर लें तो कोई माइका लाल हमें रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता दोस्तों। अरे उनके लिए थोड़ा सा इतना सा प्रयास कर लो, आप तैयारी कर रहे हो, उनकी तो सोचो। जिन माँ बापों ने आपने अपनी आंखों में सपने देख रखे हैं आपके लिए, उन सपनों को पूरा करो। उनकी भी मतलब उनकी थोड़ी बहुत भावनाओं को तो समझो, वो क्या मतलब क्या सोचते होंगे, हमारा बेटा नौकरी लगेगा, ऐसा होगा, हमारा नाम रोशन करेगा। अरे उनकी भावनाओं को तो समझ लो दोस्तों, उनकी भावनाओं को समझ लोगे, जिस दिन उनकी जिम्मेदारियों को समझ लोगे उस दिन उनका त्याग याद करो, उनका त्याग। आपकी पढ़ाई जब छोटे से थे तब से लेकर अब तक का जो भी आप पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसके प्रति वो आपके बारे में क्या सोच रखा है, उन्होंने क्या सपने संजो रखे हैं। उनके सपनों के लिए आप इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते, उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते, समझो नहीं, आने वाला समय समझा देगा आपको, ये भी ध्यान रखना। इस कंपटीशन के अंदर आने वाला समय जो है वो आपको समझा देगा दोस्तों। उनकी भावनाओं को समझो, अरे समझो उन्होंने कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया है और अपनी आंखों में एक सपना संजोया है कि मेरा लाल, मेरा पुत्र, मेरा बेटा बेटी आगे जाकर मेरा नाम रोशन करेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, एक बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा पैसे वाला बनेगा, अच्छा रेपुटेशन वाला बनेगा, परिवार में उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी, मान होगा, सम्मान होगा। अरे कैसे होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब होगा ना ऐसा। उन माँ बापों की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब आप रीट में चयन हो जाएंगे। जिस दिन चयन होकर आप अपने घर जाओगे, चयन का समाचार घर पे पहुंचेगा, तो उस महसूस करो घर पे कितना प्रसन्नता का माहौल होगा। हर शब्द की आंखों में आंसू होंगे, आपकी भी आंखों में खुशी के आंसू होंगे दोस्तों। ऐसा सोच कर ही उनकी त्याग भावनाओं को समझते हुए आपको तैयारी करनी है दोस्तों। भूल जाओ सबको, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो भूल जाओ सबको और लग जाओ। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत सुनहरा अवसर है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मेरे कहने का तो यही तात्पर्य है कि दोस्तों आप लग जाओ, उठो, बिस्तरों को छोड़ दो और यार दोस्त मित्र जो भी हैं उन सबको छोड़ दो इन 100 दिन के लिए दोस्तों। 100 दिन आप एक मतलब अपने परिवार के लिए क्या, अपने सब कुछ भूल जाइए, परिवार को भी भूल जाइए दोस्तों। मैंने भी छोड़ दिया था, भूल जाओ, इन 100 दिन के लिए भूल जाओ। दुनिया याद करेगी, परिवार आपके पीछे चलेगा दोस्तों। परिवार के तारणहार तब बनोगे ना, एक बार परिवार को छोड़ो। तारणहार इंसान, एक परिवार के अंदर एक इंसान अगर सक्सेस हो जाता है, वो उस परिवार को पूरे को उसका तारणहार बन जाता है, उसका खवई नाव को चलाने वाला बन जाता है दोस्तों।
आप भी समझते हैं, आप सब समझदार हैं, वो कैसे तारनहार बनता है दोस्तों। इनकम परिवार के अंदर होगी तो परिवार के बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी, घर परिवार के लोगों की सेवा अच्छी होगी और बड़े माँ बापों की सेवा अच्छी होगी। धन के अभाव में, आर्थिक अभाव में मान सम्मान की कोई नहीं करता और उनकी ना सेवा हो पाती है। बच्चों की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इस ज़माने के अंदर, इस महंगाई वाले, जैसे बेरोज़गार, दुनिया भर के अंदर बेरोज़गारी फैली हुई है, इस ज़माने के अंदर आप कैसे बच्चों की इच्छाएं पूर्ण करेंगे? आपके बच्चे होंगे, आपके होंगे भी, उनकी इच्छाओं को कैसे पूर्ति कर सकते हो? तो दोस्तों मेरे तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप पूर्ण रूप से, पूर्ण योग से, पूरे प्राणों से ताकत लगा दो, 100% आपको सफलता मिलेगी। ये मेरी विद गारंटी है दोस्तों। सोच समझ के आपको निर्णय लेना है, क्योंकि 1 मिनट तो किसी इंसान की ज़िंदगी नहीं बदल सकता। 1 मिनट तो किसी इंसान की ज़िंदगी नहीं बदल सकता दोस्तों, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला आपका पूरा जीवन बदल सकता है। फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपको लेना है। मेरा तो समझाना है, आपको प्रेरित करना है। जो मैं प्रयास आपके साथ हमेशा करता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा दोस्तों। जो मेरे से हेल्प होगी वो हेल्प मैं आपकी ज़रूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते, थैंक यू।